सा क्लास है। सो इन द ऐप बेसिकली इट इज गिवन कि इस दिन किस फैकल्टी का क्लास है, मैथ उसमें शायद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो है या फिर मैथ्स एंड साइंस दो सब्जेक्ट्स है। तो उसमें दिया है कि इस दिन क्या टाइमिंग पे कौन सा टेस्ट क्लास है। सो दोस टाइमिंग्स आर अपडेटेड फॉर नाउ। बाद में तो आगे मैं आपको टाइम टेबल दे ही दूंगा, बट अभी उसी में आपको टाइमिंग्स मिल जाएंगे जो अभी चल रहे हैं हम लोगों के। आप बैच का नाम पे क्लिक करेंगे तो वहीं पे दिया हुआ रहेगा, जैसे आपको दिया है कि भाई मैथ्स फिजिक्स और मैथ्स जो भी है वो मैथ्स लिख के ही आएगा। फिजिक्स और मैथ्स अलग अलग नाम से नहीं आएगा, फिजिक्स और मैथ्स विल बी कमिंग बाय द सेम नेम ऑफ मैथ्स। सो आई विल बी टेकिंग बोथ फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स। तो अभी हम लोग आज चालू हम लोग फिजिक्स से करेंगे। फिजिक्स के एक चैप्टर होने के बाद वी विल डू वन चैप्टर ऑफ मैथ्स। वैसे हम लोग अल्टरनेट फिजिक्स और मैथ्स के चैप्टर्स करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल हम लोगों का आप लोगों का फर्स्ट क्लास हो गया, बट आई थिंक एक छोटा इंट्रोडक्शन की क्या किस तरीके से हम लोग चीजें करेंगे ये कल आप लोगों का नहीं हुआ होगा शायद, तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग। दिस इज गोइंग टू बी कॉमन फॉर ऑल द 3-4 सब्जेक्ट्स सारे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों के सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहेगा। जैसे मैंने बोला कि आई विल बी टेकिंग फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स। केमिस्ट्री की क्लास कल आप लोगों की हुई, फर्स्ट क्लास उनका सर ने ली, और बायोलॉजी के लिए भी हम डॉक्टर सौरभ सिंह सर ही इज गोइंग टू बी taking the bio class on Thursday. So Thursday we will be having the first biology class. ठीक है? So for all the subjects, what we will be doing is we will be doing. So for every chapter, what we will be doing is we will be completing chapter theory. ये चैप्टर के जो concepts है, तो वो जैसे जैसे हम लोग क्लास में करेंगे. So once we do the concepts, and उसी के साथ साथ we will be doing illustrations in the class. यानी कुछ सॉल्व एग्जांपल्स जो मैं क्लास में आप लोगों को कराऊंगा, जो चीजें पढ़ाऊंगा मैं उसी के बेसिस पे, तो ये आप लोग आपके नोटबुक में नोट करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक सेपरेट नोटबुक फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स के लिए जैसे हम फिजिक्स के लिए लिख रहे हैं तो फिजिक्स के लिए अलग नोटबुक बनेगी, केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स के लिए सभी के लिए अलग अलग नोटबुक्स बनेगी। So you have to write the chapter concepts, the illustrations in your notebook, or once you're done with that, after that, maybe every day, every alternate day, जिस दिन भी homework रहेगा, उस दिन जो भी homework आपको है, वो homework आपको आपके notebook में solve करना है, वहीं पे जहां आप लोगों ने पढ़ा है। कोई कुछ बोलना चाह रहा था, प्लीज रिपीट, योर वॉइस वाज नॉट क्लियरली ऑडिबल टू मी। So homework will be given. You will need to solve the homework. In the next class, we will discuss the doubts of homework. इसके अलावा there will be tests. Sir, test कब होगा? At the mid and the end of the chapters. So test will be scheduled at the mid and the end of the chapters. तो हर चैप्टर के मिड में या एंड में हम लोग टेस्ट शेड्यूल करेंगे। जैसे कुछ छोटे चैप्टर्स रहेंगे तो एंड में होगी, कुछ बड़े चैप्टर्स रहेंगे तो बीच में भी होगी और आखिरी में भी होगी। The tests will be held on the Shikhar app. So the tests will be held on the Shikhar app. तो शिखर का जो अपना ऐप है उसी पे टेस्ट होगी आपकी। तो उस पे ट्रायल टेस्ट आई विल बी अपलोडिंग टुडे। तो एक बेसिक ट्रायल टेस्ट है, उसमें 8-10 क्वेश्चंस है, तो आप जस्ट एक बार वो ट्रायल टेस्ट देके देख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को भी कैसे देना है, हमारे अपने ऐप को कैसे यूज करना है, उसमें टेस्ट कैसे देना है आपको पता चल जाएगा। टेस्ट जब फाइनल रहेगा एक ही बार दे सकते हैं, इसमें मैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स ओपन रखूंगा ताकि आप कितने भी बार उसको ट्राई करके देख सकते हैं कैसे करना है, आपको यूज करना आ जाए पहले से। इसमें एक ट्रायल टेस्ट हम लोग आज ही ऐप पे अपलोड कर देंगे, तो वो आप लोग आज और कल कभी भी, आज या कल में कभी भी दे सकते हैं। कल की क्लास के पहले आप कभी भी दे सकते हैं।
If anyone faces any issues, so we can discuss that in tomorrow's class itself. No need to discuss it out on a WhatsApp पे या ऐप पे हमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर कुछ रहेगा तो हम लोग क्लास में ही डिस्कस कर सकते हैं, यानी कल के क्लास में हम लोग कुछ क्वेरीज है जो डिस्कस कर सकते हैं. एक चीज इसमें जो आपको बस ध्यान देनी है कि टेस्ट में आंसर्स में देयर आर नो डेसिमल्स, तो डेसिमल्स आप एंटर नहीं कर सकते हैं. तो डेसिमल्स एंटर करने के लिए बेसिकली क्या हो जाएगा, डेसिमल जैसे अगर किसी का आंसर कोई क्वेश्चन का आंसर पर 32.5 आया है तो देयर इज नो ऑप्शन टू एंटर द डेसिमल, तो यू कैन राइट द आंसर एज 325. If the answer is 63.72, you will write it as 6372. If the answer is 0.2 और डेसिमल हटा के 0.2 है तो इसको आप लिखेंगे 2. तो इस तरीके से टेस्ट में अपने यहाँ के टेस्ट में आपको आंसर लिखने हैं. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा टेस्ट डाउट्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास. यानी हर टेस्ट के अगले क्लास में हम लोग क्लास में ही टेस्ट के डाउट्स डिस्कस करेंगे. Sir. हाँ सर हम ऑफलाइन में क्या? ऑफलाइन में टेस्ट दे सकते हैं? नहीं, अभी तो एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन. जब ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तो विल लेट यू नो. उस समय फिर टेस्ट क्लास सभी चीजें जो भी ऑफलाइन में कर सकते हैं ऑनलाइन में, तो जैसे जैसे ऑफलाइन का चालू होगा वो विल इन्फॉर्म. बट अभी तो देयर इज अ कंप्लीट थिंग गोइंग ऑन, देयर विल बी कंप्लीट लॉकडाउन, तो इसके लिए विल बी गोइंग ऑन ऑनलाइन इटसेल्फ. At the end of the chapter, class notes या class book has to be submitted. तो चैप्टर के एंड में आपको क्लास की नोटबुक आपकी सबमिट करनी पड़ेगी. तो इसके लिए सर हाँ सर, तो ये जो है अभी शिखर के सेंटर पे आके देनी है, इसकी बस पीडीएफ बना के भेजना है. बेसिकली जो लोग अमरावती में हैं उनको ऑफिस में देना है. अगर कोई यहाँ पे नहीं है तो मैं पेरेंट्स से बात कर लूंगा, यानी आपके पेरेंट्स से बात करा देना के लिए मैं बोलूंगा आपको, और उनके लिए फिर विल मेक एन एक्सेप्शन कि आप पीडीएफ में सबमिट कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन सबमिट इन द ऑफिस. ये दिस इज नॉट टू बी डन राइट नाउ, बिकॉज ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस समय पे ये सब्जेक्ट या ये बुक जमा कराना है, तो ये प्रोबेबली हमारा थोड़ा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद एक चैप्टर्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बुक सबमिट करने के लिए बोलूंगा. तो इसके लिए नोट्स आपके पहले से ही कंप्लीट करके रखें, क्योंकि जब सबमिशन का टाइम आएगा तो फिर आपको मैं आज बोला है कल सबमिट करना है, तो फिर वो ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन में बैठ के सब नोट्स लिख रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. और जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसके नोट्स लिखने के लिए मैं क्लास में ही टाइम दूंगा, तो वो नोट्स आप क्लास में ही लिखते हुए चलेंगे. तो आपको नोट्स कुछ अलग से घर पे लिखने की जरूरत, बाद में क्लास के बाद लिखने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, जो क्वेश्चंस होमवर्क पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस को आपको जरूर क्लास के बाद ट्राई करना है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर, जो इलस्ट्रेशन है मतलब आप जो क्लास के बीच में फिगर्स वगैरह बना के देंगे वो ना, इस क्लास में जो सॉल्व एग्जांपल्स अपन करेंगे दैट इज इलस्ट्रेशंस. ओके ठीक है. और ठीक है, आई थिंक सो दैट इज मेनली इट. हाँ बोलिए सर. चैप्टर्स के लिए टेक्स्ट बुक वगैरह आपसे मिलेंगी? हाँ यस, वो नोट्स के लिए मैं बताया था, भूल गया था, सॉरी. आप लोगों के नोट्स का क्या करेंगे ना, अभी के लिए मैं क्या करूंगा, जो तीनों सब्जेक्ट्स के एक चैप्टर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हमारे अभी होने वाले हैं, आपके समर हॉलीडेज 8 मई के बाद में, तो समर हॉलीडेज के पहले जो चैप्टर्स होने वाले हैं वो चैप्टर्स के नोट्स में आप लोगों के ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा. तो वो नोट्स आप ऐप के असाइनमेंट सेक्शन में से एक्सेस कर पाएंगे, या एक दिन में कर दूंगा. तो वो आपको ये एक चैप्टर के नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में यूज करने हैं. फिर आपकी जब आगे बैचेस शुरू होंगे आफ्टर द समर हॉलीडेज इन द जून, जब आपकी बैचेस चालू होंगी रेगुलरली वापस, तो आपकी बैचेस जिस दिन चालू होगी तब आपको पूरे मैथ्स और साइंस के आपके प्रिंटेड बुक्स मिल जाएंगे. तो वो मैं फिर आपको उस समय में इन्फॉर्म कर दूंगा. आपके प्रिंटेड बुक्स को भी टाइम है रेडी होके आने के लिए,
तो दे विल बी कमिंग समवेयर इन द जून। तो ये आपकी जब क्लासेस रेगुलर वापस शुरू होगी तब तक आपकी प्रिंटेड बुक्स आ जाएगी। ओके सर। ओके सर। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये तो हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसको यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी बोलते हैं या यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी बोलूंगा। ये हम डायमेंशंस अभी नहीं पढ़ेंगे, डायमेंशंस हम 9th में पढ़ेंगे। So this forms the very base. So this is something which forms the base of physics. तो ये पूरे फिजिक्स का क्या होता है, बेस है। ये ऐसी फिजिक्स की वो चीजें हैं जो हमको हर जगह काम आती है, जो हर एक चीज हम कौन से टर्म्स यूज करते हैं, कहाँ से डिफाइन हुई, कैसे आई, क्या आई। तो ये टर्म्स को हम लोग सभी को डिटेल में पढ़ेंगे और एक यूनिट्स क्यों यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग यूनिट्स के रिलेटेड आप लोगों ने देखा होगा, आपको क्वेश्चंस में गलतियां होगी, यूनिट्स कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आता है, किसी को केजी से ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या काफी बार हम यूनिट्स लिखते नहीं है। तो यूनिट्स लिखने का, नहीं लिखने का, या यूनिट्स गड़बड़ करने का क्या फायदा नुकसान है, क्या उसके वजह से प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे हम बहुत सारी चीजें उसके रिलेटेड सीखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला यूनिट, जैसे इसमें मैंने जो बोला कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट विल बी द नेम ऑफ द चैप्टर, इसमें जो पहला टर्म है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग नंबर्स विद फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसे फिजिकल क्वांटिटीज होती है, मैं अभी आपको थोड़े में ये भी बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो जैसे मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसके साथ एक नंबर एसोसिएट करना है कि भाई किसी का मास, अनगा जी का मास 42 केजीज है, या किसी XYZ पर्सन का मास 35 केजीज है, किसी का मास 54 केजीज है। तो वो कोई भी एक क्वांटिटी के साथ नंबर को एसोसिएट करना, उस नंबर को गिनना कि भाई कैसे पता चला मुझे किसका मास 32 है, किसका 45 है, किसका 55 है। तो दैट मेजरिंग इज कॉल्ड, दैट इज मेजरमेंट। तो हम मास गिन सकते हैं, हम लेवल गिनते हैं, टाइम गिनते हैं, हाइट गिनते हैं, टेम्परेचर गिनते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग मेजर करते हैं या कर सकते हैं। सो दैट इज अगेन, जैसे मैंने बोला कि इट इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल ऑफ साइंस, नॉट ओनली फॉर फिजिक्स बट केमिस्ट्री में भी चीजों को मेजर तो हम लोग करते ही हैं। जब आप लोग मोल कंसेप्ट पढ़ोगे करोगे तो आप मेजर तो कर ही रहे हैं वहां पे, तो हर एक जगह चीज मेजर तो हो ही रही है, 2 एटम है, 4 एटम है। तो दैट इज ऑल इज मेजरमेंट, ठीक है। तो नाउ वी विल सी, जैसे मैंने बोला व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हमने देखा था कि मेजरमेंट क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट की। हमने किसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट की? फिजिकल क्वांटिटी के साथ। मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा, डोंट वरी। जो मैंने पिछले स्लाइड पे भी दिखाया, यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, या सभी चीजों के लिए नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ तब थोड़ा सा फोकस इस पे कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पे क्या चीज बता रहा हूँ, वो चीज पे ध्यान दीजिए। और आपको कहीं पे भी किसी को डाउट आता है तो एट दैट वेरी इंस्टेंट यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क द डाउट्स, और यू कैन ड्रॉप दैट मैसेज इन द चैट सेक्शन आल्सो। तो आपके डाउट्स जब भी आपको जहां पे भी कोई चीज में कंफ्यूजन होता है, कोई चीज नहीं समझते, आप वहीं के वहीं वो चीज पूछ सकते हैं, ऑडियो पे भी पूछ सकते हैं या चैट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब so what is a physical quantity? So the quantities which can be defined and measured are called as physical quantities. So this is important, this is called defined and measured. Sir, we have to write this. नहीं, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, मैं जैसे पहले बोला है, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, तब आप लिखना। अभी जब मैं बोल रहा हूँ वो चीज पे ध्यान दीजिए आप लोग और वो समझिए। लिखने के लिए मैं अलग से टाइम दूंगा आपको। तो डिफाइन कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। जैसे आप मास को मेजर कर सकते हैं, आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, यस सर, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं,
बट क्या आप फ्रेंडशिप को मेजर कर सकते हैं? नो सर। डिफाइन कर सकते हैं कि इतनी फ्रेंडशिप है, 2 यूनिट फ्रेंडशिप है इसके साथ 4 यूनिट फ्रेंडशिप है, ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते। किसी को हेट नो है, सर। किसी से झगड़ा हुआ है, दुश्मन है ये मेरा, तो उससे झगड़ा हुआ, कितना झगड़ा है, ऐसे 10 गुना झगड़ा है, ऐसे 8 झगड़ा है, ऐसे 6 झगड़ा है, ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। There is no definition, there is no measurement to these quantities. So these are not physical quantities. So जो चीजें जिनको हम specifically define कर सकते हैं, specifically measure कर सकते हैं, ऐसी चीजों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, physical quantities बोलते हैं। तो जो basic example है वो mass, length, time है, पर उसके अलावा बहुत सारी there are hundreds and thousands of physical quantities जिसको हम लोग measure कर सकते हैं। जैसे energy हम लोग बोलते हैं, work बोलते हैं, force बोलते हैं। तुमने जो चीजें पढ़ी होगी, स्पीड पढ़ा होगा, आपने शायद सुना होगा, प्रेशर सुना होगा, जो भी चीजें आपने सुनी है फिजिक्स में, तो ऑल ऑफ दीस थिंग्स कैन बी मेजर्ड, दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना? यस सर। अब व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय अ यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए भी राइट अ नंबर, जैसे 3, उसके आगे यूनिट लिखा रहता है, जैसे 3 kg, 25 सेंटीमीटर्स। एक फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 25 बोलोगे तो भी उसका मीनिंग नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर बोलोगे तो भी उसका मीनिंग नहीं है। तो कोई मेजरमेंट का मीनिंग कब होगा? जब उसके साथ साथ एक नंबर हो और साथ ही साथ उसका यूनिट भी हो कि ये आपने किसमें गिना है। आपने बोला कि आपके पास 20, आपकी हाइट 25 है, क्या 25 मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, तो वी डू नॉट नो। तो इसके लिए यू नीड अ क्वांटिटी, नंबर तो चाहिए, साथ में उसका यूनिट भी चाहिए। द नंबर एंड इट्स यूनिट collectively represent the magnitude of a physical quantity. तो नंबर और यूनिट दोनों मिला के क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट टर्म क्या आता है? स्टैंडर्ड यूनिट। नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। सो व्हाट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट? स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? तो the unit used for a particular physical quantity is a person dependent. अब मुझे my voice is breaking, ऐसा आनंद खैरे जी। नो सर। Yes, it is not. Others are also doing that, right? Generally, it is very rare that you will have internet issues or connectivity issues from my side. Generally, it happens very rarely. So, if you are having those issues, most probably you will need to try it out on your side. Generally, कभी आपको जाता है जैसे you can always say, but generally it will, जैसे मैंने बोला, it will be generally from your side. तो अगर किसी को कोई स्क्रीन नहीं दिखती है, ऐसा कुछ होता है, तो you can always disconnect and reconnect once. Probably that generally solves the problem a lot of time. Yes, sir. ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि ये कोई चीज को मेजर करना है तो दैट इज पर्सन डिपेंडेंट। जरूरी नहीं है कि सब सेम तरीके से मेजर करेंगे। किसी को कोई लेंथ को मेजर करना है तो वो लेंथ कोई सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकता है, कोई मिलीमीटर में भी मेजर कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दैट एवरीबॉडी हैज टू मेजर इन सेंटीमीटर और एवरीबॉडी हैज टू मेजर इन मिलीमीटर। दैट इज नॉट अ नेसेसिटी। ठीक है? हेंस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यूनिट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हमको एक यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा कि भाई हम लोग एक स्टैंडर्ड बना लेंगे कि भाई लेंथ है ना, तो आप लेंथ क्या कीजिए, जनरली आप लेंथ को मीटर में लीजिए। तो हम ऐसा स्टैंडर्ड बना लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें कंफ्यूजन नहीं होंगे, हम गलतियां नहीं करेंगे, तो विल मेक अ स्टैंडर्ड। ठीक है? पहले, आज से काफी सालों पहले, यानी जब मैं 100-200 साल पहले की बात करूं, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में कहीं पे भी कोई लैंड मिलते थे, कोई जमीन मिलते थे, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में ऐसे दिखाते हैं,
तो कितने बीघा जमीन है, बीघा बोलते थे अपन, बीघा करके टर्म यूज करते थे फॉर रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द लैंड, ठीक है। बट वहीं पे अगर आप कोई यूरोपियन कंट्री यूएस में जाएंगे तो वहां बीघा यूज नहीं होता है, वहां पे क्या यूज होता है, वहां पे देयर इज स्क्वायर मीटर्स में जनरली वी स्क्वायर मीटर्स। लेंथ हमारे यहाँ पे गिननी थी तो फीट में गिनते थे, तो लेंथ हमारे यहाँ फीट में गिनते हैं, वहां पे लेंथ क्या होता है, कहीं पे माइल्स में गिनते हैं, कहीं पे मीटर्स में, कहीं पे किलोमीटर्स गिनते थे। तो सभी चीज के यूनिट अलग अलग थे। जैसे वजन जो गिनने का, मास गिनने का, जो वजन गिनने का जो यूनिट था, तो वजन गिनने का यूनिट इंडिया में क्या था, इंडिया में जनरली हम लोग ग्राम में मतलब गिनते थे। तो इसमें यूके में दे यूज्ड टू मेजर इन पाउंड्स, ठीक है। आप अभी भी जाते होंगे, आप अभी भी रेगुलर में केक लेने जाओगे ना, कभी तो देखना, नोटिस करना द केक्स के जो यूनिट्स हैं they are written in pounds. The cake is not of half kg, आप बोलते हो आधे किलो का केक देना करके, बट वो केक आधे किलो का नहीं होता है, जनरली इट इज ऑफ हाफ पाउंड्स, यानी आपको मुझे जगह का नहीं पता, बट जनरली इट इज रिटन ऑफ, जनरली इट इज ऑफ हाफ पाउंड्स, ठीक है। तो 1 पाउंड, ये पाउंड्स जो होता है दैट इज रफली 450 के आसपास, कुछ कभी ग्राम्स के आसपास वो आता है। तो बस बेसिक हमको यूनिट वगैरह याद नहीं रखना है, बट हमको ये याद रखना है कि बेसिकली हर जगह पे क्या होता था, एक अलग-अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। एक पाउंड जो होता है वो रफली 450 ग्राम का केक होता है, एक 450 ग्राम होता है, 1 पाउंड इज 450 grams. So when you are buying a half kg cake, it should be 500 grams, but वो 1 पाउंड का होता है, तो that is roughly 450 grams के आसपास is the mass. एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर तो अभी अमेरिका, यूके वगैरह में अभी भी वो किलोमीटर वगैरह यूज नहीं करते हैं? अब नहीं है, ये चीजें पहले थी। कारण क्या था, पहले क्या था, उतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आप जितने इजीली, आज आप बात 2020 को छोड़ दो, तो उसके पहले आपको कभी भी यूएस जाना है, यूके जाना है, तो बहुत इजी, बहुत ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, सभी चीजें बहुत ये हो गई थी। आज से 200 साल पहले बात करो तो यहाँ से वहां जाना बहुत डिफिकल्ट था या बहुत ज्यादा होता नहीं था। तो यहाँ के स्टैंडर्ड्स लोग अपने हिसाब से बना रखे थे, वहां पे लोगों ने अपने हिसाब से स्टैंडर्ड बना रखे थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट जैसे जैसे ट्रैवलिंग बढ़ती गई, जैसे जैसे लोग यहाँ से वहां आना शुरू होने, जाना आना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, दिक्कतें बढ़ना शुरू हुई। क्यों? मान लो आपने यहाँ पे कोई तो भी मेडिसिन बनाई, किसी कोई मान लो किसी सर्पेंट बाइट के लिए, किसी सांप के काटने के लिए एक मेडिसिन आप यहाँ पे इंडिया में किसी ने, कोई जो समय वैद रहते थे, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई। अब वो मेडिसिन मान लो उस समय यूएस या यूके में जैसे काफी इंग्लैंड से काफी आते थे लोग, जाते थे, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कोई लोग आए वहां पे, उनको यूके में उनके पास उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो वैद से उसका ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई उसने, जो जड़ी बूटी बनाई है, जो भी वो बनाया है, उसका रेसिपी समझी, रेसिपी उनसे लिख के ली और वो वहां के डॉक्टर को दिया, वहां के वैद को, जो भी बोलते होंगे उसको लेके जाके दी। अब दिक्कत क्या होगी, एक नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो दिक्कत क्या होगी, इसने यहाँ पे बोला होगा कि भाई इतना लंबा एक टुकड़ा लेना है किसी चीज का, 1 फीट का इस लकड़ी का टुकड़ा लेना है। अब वहां पे जब वो उसने यूके में जिसने पढ़ा, उसको 1 फीट क्या होता है पता ही नहीं है, उसके लिए मेजरमेंट का यूनिट क्या है अलग है, वहां का स्टैंडर्ड, उसको यहाँ के स्टैंडर्ड नहीं पता। तो जैसे जैसे चीजें क्या हो गई, बहुत चीजें मूव करने लग गई, लोग ट्रैवल करने लग गए, तो यूनिट्स हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होने से धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई। तो लोगों ने फिर धीरे धीरे क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करना शुरू की। यूनिट्स स्टैंडर्ड नहीं यूज करने के बहुत सारे नुकसान भी है, इनको ध्यान नहीं है, इसमें वीडियो रहती नहीं है, इन मतलब मैं कल आपको वीडियो बताऊं, वीडियो भी दिखाऊंगा मैं। मेरे को मिशन का नाम नहीं ध्यान है कौन सा ये था, बट देयर वाज अ वेरी बिग स्पेस का प्रोजेक्ट था ऑफ नासा। नासा हैड अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, तो इट वाज ऑफ few hundreds of thousands of, शायद few hundred या few thousand करोड़ का प्रोजेक्ट था। So they were launching a satellite लॉन्च करना था, कहीं तो भी मून पे भेज रहे थे, कौन से वाली थी सैटेलाइट के लिए अपोलो पे, इसके नाम मुझे याद नहीं। बट अब क्या होता है कि नासा डज नॉट मैन्युफैक्चर ऑल द कंपोनेंट्स। कोई भी, जैसे कार बनती है तो कार में क्या होता है, ब्रेक्स होते हैं, टायर्स होते हैं। टायर्स, आप मारुति की कार खरीदते तो टायर मारुति थोड़ी बनाता है, टायर क्या करता है, टायर मारुति खरीदता है, अपोलो वालों से खरीदता होगा, सीएम वालों से खरीदता होगा।
फिर कोई और चीज, कोई और कंपोनेंट, ब्रेक्स कोई और बनाता है, ब्रेक्स कहीं और से खरीदते हैं। हर चीजें वो अलग अलग जगह से खरीदता है, कुछ चीजें उसकी खुद की रहती है, बाकी चीजें खरीदते हैं। तो वैसे सैटेलाइट्स की भी सारी चीजें जो होती थी वो एक ही जगह पे नहीं, एक ही पूरे नासा के ही साइंटिस्ट सारी चीजें डेवलप नहीं करते थे। वो क्या करते थे, पूरा प्लान डेवलप करते थे, फिर उसमें की कुछ चीजें वो एक कंपनी को ऑर्डर कर दी। जैसे देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड एज लॉकहीड मार्टिन। तो ये जो F-19, F-22 जो फाइटर प्लेन्स आते हैं, तो दैट इज मेड बाय लॉकहीड मार्टिन। तो लॉकहीड मार्टिन को कुछ काम दे दिया। जो इंजन वगैरह बनाने का काम है वो रोल्स रॉयस मेक्स द इंजन्स, लेकिन इंजन्स रोल्स रॉयस ही बनाता है। तो वो काम मान लो रोल्स रॉयस को दे दिया। कोई भी जो भी कभी कोई यानी कोई पार्ट ऑफ द काम जो है वो बोइंग को दे दिया, तो बोइंग इज अ डिफरेंट कंपनी अगेन। तो अब क्या हुआ कि जब ये काम अलग अलग कंपनीज को बांटा, तो क्या होता है कि भाई देयर आर सिस्टम्स इनबिल्ट इन द सैटेलाइट। सैटेलाइट में एक सिस्टम था कि भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना हो जाएगा तो उसको इतने स्पीड पे चलना है, या जो भी XYZ चीज थी। तो क्या हुआ, एक सिस्टम बोइंग ने बनाया था, एक सिस्टम लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था, ठीक है। अब क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, बोइंग का जो सिस्टम है वो टेम्परेचर की रीडिंग ले रहा था, बाहर से टेम्परेचर की रीडिंग ले रहा था, और उसको वो बोल रहा था कि भाई अभी बाहर का टेम्परेचर -20 डिग्री के, बाहर का टेम्परेचर 252 केल्विन है। केल्विन का यूनिट है टेम्परेचर का। अब वो टेम्परेचर यूज करके रोल्स रॉयस का इंजन काम करना चाहिए। तो रोल्स रॉयस का इंजन मान लो वो काम जब इनपुट ले रहा था तो वो टेम्परेचर को केल्विन में नहीं ले रहा था, उस टेम्परेचर को सेल्सियस में ले रहा था। रोल्स रॉयस के इंजन को 252 की वैल्यू मिल रही थी, और उसको ऐसा लग रहा था कि ये वैल्यू 252 डिग्री सेल्सियस में है। इंजन को यानी कंप्यूटर सिस्टम को क्या पता यूनिट क्या है। कंप्यूटर सिस्टम को बोइंग के सिस्टम ने वैल्यू दी 252, रोल्स रॉयस के सिस्टम ने वैल्यू दी 252, बोइंग के सिस्टम ने वैल्यू दी केल्विन में, रोल्स रॉयस के सिस्टम ने वैल्यू समझी डिग्री सेल्सियस में। तो क्या हुआ कि देयर वाज अ ह्यूज गैप इन द यूनिट्स। ये पहले ध्यान आया नहीं। सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया, वो थोड़ा ऊपर गया, कुछ 2-3 मिनट ऊपर गया, 2-3 मिनट ऊपर जाके ही ये ब्लास्ट हो गया, वो इट कंप्लीटली ब्लास्टेड। फिर उसके बाद क्यों ऐसा हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों ये क्रैश किया, इस पे बहुत समय तक रिसर्च की, स्टडी किया, तब पता चला कि जो इसका सारा कारण था इतने बड़े लॉस का या इतने बड़े नुकसान का, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का फर्क था। इसके अलावा एक और बहुत यूनिट्स के लिए रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। बेसिकली क्या होता है, ये आप लोगों को पता है कि एयरप्लेन्स में वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट हमेशा प्लेन्स का वेट क्या करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा इट इज ऑलवेज द एयरलाइंस ट्राई कि भाई प्लेन का जो आपका वेट है वो सबसे कम रहे, प्लेन का वेट वो कम करने की कोशिश करते हैं। तो प्लेन का वेट कम करने के लिए वो क्या करते हैं, यानी जैसे आपको मान लो आपका प्लेन नागपुर से बॉम्बे जाने वाला है या फिर बॉम्बे से दिल्ली जाने वाला है। तो बॉम्बे से दिल्ली जाने के लिए लेट्स से कि यू नीड 5000 लीटर्स ऑफ एविएशन फ्यूल। तो अगर नागपुर से दिल्ली जाने के लिए बॉम्बे से दिल्ली जाने के लिए 5000 लीटर्स ऑफ एविएशन फ्यूल लगता है, वो प्लेन की कैपेसिटी ऑब्वियसली होती है 25000 लीटर की। बट वो ऐसे पूरा 25000 लीटर भर नहीं लेते प्लेन में, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही डालते हैं। तो प्लेन में शायद 7000 या 8000 लीटर फ्यूल डालेंगे, बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं डालेंगे, जितना चाहिए उतना पूरा नहीं डालेंगे, यानी पूरे टैंक को भर नहीं देंगे। जैसे हम हमारी टू व्हीलर का कार का टैंक फुल करा लेते वैसे वो नहीं कराते। क्यों? क्योंकि फ्यूल का भी वजन रहता है, जितना फ्यूल का वजन बढ़ेगा उतना ज्यादा फ्यूल लगेगा। फ्यूल का वजन कम रहेगा, थोड़ा फ्यूल कम लगता है, सेविंग होती है, फ्यूल कम लगता है। तो यही एक एयरलाइन के साथ हो रहा था। तो एयरलाइन बेसिकली क्या होता है कि हाँ
तो इंटरनेशनल एयरलाइन जैसे आप लोगों को जैसे ट्रैवल किया होगा तो यू माइट बी कि जैसे जनरली क्या होता है, दिल्ली से देयर इज अ एयरलाइन व्हिच गोस टू दुबई, दिल्ली से एक फ्लाइट है व्हिच गोस टू दुबई, और फिर दुबई में चेंजेस एंड यू चेंज एंड यू गो टू लेट्स से समवन इज गोइंग टू फ्रैंकफर्ट, सो दुबई से वी गो टू फ्रैंकफर्ट। अब किसी कंपनी का प्लेन दुबई में था, अब दुबई से फ्रैंकफर्ट जाने के लिए दैट कंपनी नीडेड 20,000 गैलन्स ऑफ फ्यूल। मुझे अगेन जैसे मैंने बोला मुझे यूनिट्स नहीं याद है क्या है, क्या था वो मैं बता दूं सिर्फ। सो दैट कंपनी नीडेड दैट प्लेन नीडेड 20,000 लीटर्स ऑफ फ्यूल। तो अब वो ऑब्वियसली यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे क्या होता है कि एक टीम होती है जो प्लेन में क्या करते हैं, फ्यूल पेट्रोल भरते हैं, तो उनको वो कंपनी ने 20,000 लीटर भरने के लिए बोल दिया। अब जो पर्सन यहाँ पे पेट्रोल भर रहा था, बाकी सभी जगह पे वैल्यूज जो होती थी, बाकी सभी जगह की वैल्यूज होती थी गैलन्स में, तो उसने 20,000 देखा, उसके आगे लीटर देखा ही नहीं, और उसने 20,000 गैलन समझ लिया, और उसने क्या किया 20,000 गैलन फ्यूल भर दिया। अब 20,000 गैलन, मेरे को यूनिट याद नहीं गैलन कितना होता है क्या होता है, बट मान लो कि भाई 20,000 गैलन भरा, और 20,000 गैलन क्या हो गया 20,000 लीटर से कम। प्लेन टेक ऑफ किया, सब हुआ, कुछ पार्ट ट्रैवल किया, फिर पता चला अरे फ्यूल तो खत्म हो गया। फ्यूल खत्म हुआ तब जब पता चला तो फिर देखा कि अरे यार फ्यूल कैसे खत्म हुआ, फ्यूल तो हमने भरा था जितना रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा ज्यादा ही भरा था, तो पता चला कि ये कुछ तो भी कहीं तो भी है, कुछ तो भी गलती हुई है, तो वो वहां पे प्लेन फिर क्रैश हो गया, सो दैट प्लेन क्रैश। तो वो एक छोटे से यूनिट की गलती की वजह से प्लेन क्रैश हो चुका है, एक स्पेस क्राफ्ट हैज क्रैश। तो इसके लिए दैट यूनिट इज वेरी 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इसके लिए सभी चीजों में धीरे धीरे फिर लोगों फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि सभी चीजों में एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाने की कोशिश, स्टैंडर्ड यूनिट सेट करने की कोशिश की है। तो कि हम स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर देंगे तो फिर क्या होता है कि गलतियां ऐसी नहीं होगी, तो अननेसेसरी देयर इज नो लॉस एंड नो कंफ्यूजन। तो इसके लिए क्या हुआ, अंडर दिस ट्रीटी एंड इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बनाए। तो ये कुछ तो भी 1950s के आसपास कहीं तो भी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बनाए गए। ये जो है ये इनका ऑफिस जो है ये पेरिस में है। इन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए, ठीक है, जो समय के साथ साथ उसकी डेफिनेशंस को या उसको और एक्यूरेट करते जा रहे हैं, और उन्होंने स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड यूनिट्स सभी चीजों पे डिफाइन किए। अब जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हम बनाएंगे, इन स्टैंडर्ड यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए मेरे स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये वाला पार्ट आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में ये जनरल थ्योरी नोट करने की जरूरत नहीं है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, जब मैं नोट करने के लिए दूंगा तब नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अभी नोट नहीं कर रहे हैं बोलिए। सो अब स्टैंडर्ड यूनिट की प्रॉपर्टीज क्या है, इट शुड बी ऑफ कन्वीनिएंट साइज। आपने मान लो गिनना है कोई मास, और आपने एक इक्कू से जो छोटा सा एक आपका बाल है उसका मास को स्टैंडर्ड यूनिट करना है, तो बहुत बड़ा कोई मास गिनना है तो वो बाल के कंपैरिजन में वो इतना बड़ा मास जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर आपने कोई बहुत ज्यादा बड़े मास को स्टैंडर्ड बना लिया तो कोई छोटी चीज को मेजर करना विल बिकम डिफिकल्ट। जैसे आपने मान लो यहाँ से नागपुर तक के डिस्टेंस को एक स्टैंडर्ड मान लिया, एक यूनिट मान लिया, तो नागपुर से अमरोहा का डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, तो उसके कंपैरिजन में कोई अगर आपको नहीं कोई पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए वो जो यूनिट हम स्टैंडर्ड मानते हैं ये बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, तो इट शुड बी ऑफ कन्वीनिएंट साइज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, तो शायद इसलिए ऐसा है क्योंकि मोस्ट जो चीजें रहती है उनके स्टैंडर्ड, उनके जो यूनिट्स रहते हैं वो 3 रहते हैं, और फिर जो 3 में से जो बीच में का यूनिट रहता है वो स्टैंडर्ड रहता है। हाँ, इसके लिए 3 नहीं रहते, यूनिट्स तो बहुत रहेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे, तो यूनिट्स तो बहुत है, बट ये स्टैंडर्ड हम लोग बीच वाला इसके लिए लेते हैं
कि भाई उससे बड़ी चीज को भी मेजर, क्योंकि हर चीज, जैसे मैंने बोला कि आपको एक ट्रक का भी मास गिनना है तो गिनना ही है, और एक बाल का भी मास गिनना ही है, तो ये दोनों बहुत अपोजिट एक्सट्रीम्स है। तो आप ट्रक को स्टैंडर्ड लोगे तो प्रॉब्लम है, बाल को स्टैंडर्ड लोगे तो प्रॉब्लम है। आप ट्रक को भी स्टैंडर्ड नहीं लोगे, बाल को भी स्टैंडर्ड नहीं लोगे, दोनों के बीच में कहीं तो भी आप स्टैंडर्ड लोगे, ताकि ट्रक भी थोड़ा कंपैरिजन में आ जाए और बाल भी थोड़े कंपैरिजन में आ जाए, दोनों में से किसी को भी ज्यादा बुरा नहीं है, ठीक है ना? ओके सर। Second is it should not change with respect to space element. आपने अभी कोई स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन किया, आपने डिफाइन किया कि इसकी स्टैंडर्ड इसकी लेंथ हमने मान ली, कोई स्प्रिंग की लेंथ आपने मान ली स्टैंडर्ड की, इस स्प्रिंग की लेंथ 1 मीटर है और स्प्रिंग को खींच लिया तो उसकी लेंथ ही चेंज होगी। रबर बैंड नहीं मान ली, रबर बैंड की लेंथ को स्टैंडर्ड मान लिया, रबर को थोड़ा थोड़ा खींचोगे उसके बाद छोड़ोगे तो अपने आप उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो वो तो क्या हो गया कि समय के साथ ये जगह आपके इसके साथ क्या हो गया, स्टैंडर्ड ही बदल गया आपका। तो ऐसे काम हम नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड हमारा बदलना नहीं चाहिए। जो स्टैंडर्ड एक बार सेट हुआ है वो सालों साल कहीं भी लेके जाओ, कैसे भी रखो, यानी कोई भी जगह पे ले जाओ, चाहे वो इंडिया के लिए है चाहे वो अमेरिका का, वो स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। नहीं तो अगर वो स्टैंडर्ड सेम नहीं है तो यहाँ का 1 किलो और अमेरिका का 1 किलो फर्क हो गया तो दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम, ठीक है ना? यस सर। It should be easy to define without any doubt or ambiguity. अब इजीली डिफाइन भी कर पाने चाहिए और उसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसा हो सकता है कि ऐसा होगा, ये कंडीशन में, ये कंडीशन में, तो उसमें कोई एम्बिग्विटी इज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको सभी चीजों को क्लियरली स्पष्टली स्पेसिफाई करना जरूरी है। इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। आपने कोई स्टैंडर्ड मास 1 किलो का बनाया, वो 1 किलो का स्टैंडर्ड मास आपने मान लो किलो के पत्तों से बना लिया, और किलो के पत्तों से आपने स्टैंडर्ड 1 किलो का बनाया, केले के पत्ते हफ्ते भर बाद वो केले के पत्ते बचेंगे ही, उसका मास ही अपने आप बदल गया, वही खराब हो गए, सड़ गए, तो वो पेरिशेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इट कैन बी इजीली, तो वो चीजें इजीली रिप्रोड्यूस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बोल दिया कि भाई ये मास को, मैंने बोल दिया कि भाई ये मास स्टैंडर्ड 1 किलो है। अब ये मास को मैंने यहाँ डिफाइन किया है, हमारा सबने एक्सेप्ट कर लिया पूरे वर्ल्ड में कि हाँ जो मैंने बोला है यहाँ पे ये सही है, तो मैंने बोला ये सही है कि इसका मास 1 किलो है। बट अब ये मास 1 किलो का पूरे वर्ल्ड में पहुंचना भी चाहिए ना, उनको भी उनका स्टैंडर्ड इसके साथ सेट करना है। तो इसको बहुत सारी कॉपीज बना के, मुझे इस 1 किलो की बहुत सारी कॉपीज बना के क्या करना पड़ेगा, सब जगह को बांटनी पड़ेगी, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज में बांटना पड़ेगा। अब जो आपने कोई स्टैंडर्ड बनाया, वो स्टैंडर्ड की कॉपीज ही नहीं बन सकती, तो फिर वो प्रॉब्लम है। आपने स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया बट सब तक पहुंचेगा कैसे वो स्टैंडर्ड, तो इसके लिए वो इजीली रिप्रोड्यूस भी होना चाहिए। Sir, 4 point and I don't get 4 point. यार आपका वॉइस है ना इको हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। Sir, 4th point is not good. थर्ड बोला कि फोर्थ बोला, समझा नहीं, एक बार चैट पे डाल दे कौन सा क्या पॉइंट बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट, इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है समझना है कि पेरिशेबल में पेरिश होना यानी गायब होना, खराब होना, सड़ना जो बोलते हैं। एक्चुअली में तो क्या होता है कि एटम्स भी, अब वो आप लोगों को उतना है, अभी आप लोग ऑब्वियसली उतना ये नहीं कर पाएंगे, बट एटम्स भी क्या होते हैं, पेरिश होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके एटम्स भी, अभी मेरे पास 100 एटम है किसी चीज के, हो सकता है कि मैं 5 साल बाद देखूंगा तो वो 100 एटम के 80 ही एटम बचेंगे उस चीज के, 20 एटम किसी और चीज में कन्वर्ट हो गए। ऐसा होता है, इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं ना, उसमें यही कंसेप्ट, यही सब चीजें, इस टाइप की चीजें यूज करते हैं। तो दैट इज अगेन समथिंग वेरी मच मोर इन डेप्थ, जो अभी हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसी कोई पेरिशेबल चीज को यूज करके आपने यूनिट डिफाइन किया कि भाई आज आपने बोला कि भाई ये मास जो है, ये डब्बा जो है, ये कितना है। अब ये डब्बा आज अगर 2020 में, 2021 में इतना साइज का है,
तो ये 2051 में भी उतनी साइज का होना चाहिए ना, उसकी साइज ही बदलते जा रही है, अपने आप में ही वो चेंज होते जा रहा है, तो फिर वो क्या रहा, स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन हुआ? आपका स्टैंडर्ड 2021 का अलग हो गया, 2051 का अलग हो गया, तो वो नहीं चलेगा। यस सर, नो सर। Yes, sir. सर Sir, I don't get the third point. थर्ड पॉइंट, इट शुड बी इजी टू डिफाइन विदाउट एनी डाउट और एम्बिग्युइटी। तो कोई भी चीज को आप डिफाइन कर रहे हैं तो वो इजी टू डिफाइन होना चाहिए, जिसमें कोई डाउट या एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने अगर किसी चीज को, क्या होता है कि बहुत बार आपको कंडीशन भी सैटिस्फाई बतानी पड़ती है, जैसे क्या होता है, आप लोग अगेन बता नहीं है, बट ये रॉड की लेंथ अगर 10 डिग्री पे इतनी है, तो अगर आप 20 डिग्री या 100 डिग्री पे देखोगे तो इसकी लेंथ इससे थोड़ी सी बड़ी होगी। तो मैंने अगर इस रॉड को कोई चीज का स्टैंडर्ड बनाया है, तो मुझे किस टेम्परेचर का लेंथ लेना है, मैंने 10 पे गिना था, 10 पे उसको स्टैंडर्ड माना था कि 20 का माना था कि 50 का माना था, ये मुझे डिफाइन करना जरूरी है। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ डाउट और एम्बिग्युइटी, देयर विल बी कंफ्यूजन कि भाई कौन सा टेम्परेचर 10 का लें कि 100 का लें, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए उसको प्रॉपर्ली डिफाइन, यानी डिफाइन करना पूरा कंप्लीटली जरूरी है। ये रॉड का, ये मटेरियल का लेंथ इतने टेम्परेचर पे लोगे तो उसको हम 1 मीटर बोलते हैं। Okay, sir. सर यस सर। सर ये फोर्थ पॉइंट पे बोला इट शुड नॉट बी पेरिशेबल, पर सर अभी सपोज ऐसा हो गया कि धीरे धीरे लोग ये जो मीटर या केजी का सिंबल है इसको यूज करना बंद कर दिए, तो अपन 200 साल बाद 300 साल बाद देखेंगे तो ये तो जो है ये आउट ऑफ सबकी मेमोरी के बाहर हो जाएगा ना। पेरिशेबल यूनिट यूज करना, तू जो बोलना चाह रहा है वो है कि तूने यूज करना बंद कर दिया, तो तूने अगर कोई यूज किया ही नहीं तो वो तेरा स्टैंडर्ड यूनिट है ही नहीं ना। अगर तू यूज कर रहा है तो स्टैंडर्ड यूनिट है। और पेरिशेबल का तू जो मीनिंग ले रहा है दैट इज, ये मैं बोलूं कि यूनिट को यूज करना बंद कर दिया तो यूनिट 200-300 साल बाद लोग यूज नहीं करेंगे तो वो पेरिशेबल हो गया। क्या हम यूनिट को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, हमने बोला कि भाई किसी मास को हमने 1 केजी स्टैंडर्ड यूनिट, यानी हमने क्या हुआ 1 केजी किसको बोलते हैं, जैसे वो सब्जी वाला वो एक पत्थर लेके आता है 1 किलो का, वही पत्थर को 1 किलो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया है कि भाई ये जो मास है ना, ये जो वजन है ये 1 किलो है। ये जो भी पत्थर मैंने जिस भी चीज का बनाया, प्लैटिनम इरिडियम का भी अलॉय है, इससे पत्थर मैंने बना के पेरिस में रखा है, ये पेरिस में जो रखा हुआ पत्थर है, इस पत्थर का मास 1 किलो मैंने डिफाइन किया है। अब अगर ये पत्थर कोई पेरिशेबल आइटम का बना होगा तो जो आज 1 किलो है हो सकता है कि भाई इससे 50 साल बाद इसका मास इससे बदल जाए। ये एक्चुअली हो भी रहा है, अभी हम लोग आएंगे इस पे, हो भी रहा था। तो ये एक तरीके से क्या होगा, ये पत्थर थोड़ा पेरिशेबल हो गया तो इसको यूज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इसको हम यूज नहीं कर सकते, ऐसा मेरा बोलना है। ओके सर। ऐसे पत्थर से हम स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे। अब ये सब चीजें भी अगेन नोट करने के लिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स नोट करने की जरूरत है, बट ये सब नोट करने के लिए आपको रियलाइज होगी कितना इंपॉर्टेंट है यूनिट्स को यूज करना, इसलिए ये जरूरी। अब next thing that we'll be doing is types of physical quantities. So there are basically fundamental or basic physical quantities. So there is a fundamental or basic physical quantities. तो हमने क्या किया, अब जैसे मैंने बोला कि आपको स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करना है, पेरिस में कमिटी बनाई, सब किया, बट देयर आर थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, सबको अलग अलग डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट और समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो लोगों ने क्या बोला, साइंटिस्ट ने क्या बोला, हम फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज निकाली। ये ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, जैसे स्पीड
स्पीड क्या होता है, कितनी दूरी ट्रैवल की कितने समय में, तो वो दूरी यानी लेंथ पे डिपेंडेंट है, समय यानी टाइम पे डिपेंडेंट है, बट लेंथ लेंथ किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं Sir, है। your voice is breaking. Is No, anyone sir. else facing the same issue? Am I clearly audible to others? बाकी भी लोग please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो जैसे मैंने Yes, बोला, sir. Clearly audible. हमने क्या किया, 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज डिफाइन की जो किसी और चीज के ऊपर निर्भर नहीं करती। हमने उनको स्टैंडर्ड बोला कि ये 7 हमने डिफाइन की। ये जरूरी नहीं है कि यही 7 हो, कोई चाहता, अगर जब ये कमेटी बनी, जब उन्होंने डिसाइड किया, उनको ये 7 के बदले कोई और चीजें सेट करनी होती थी, तो वो कोई और चीजें भी सेट कर सकते थे। ये उनकी इच्छा पे था कि कौन सी चीजों को सेट करना है, वो किसको बेस मानते हैं, कौन इंडिपेंडेंट है, उन्होंने वो 7 को डिफाइन किया स्टैंडर्ड वाला। तो हमको ये 7 क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स याद होने चाहिए। जैसे तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास, जिसका ऐसा यूनिट इज किलोग्राम। तो जो हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स बना, उन्होंने बोला कि हम मास को फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं, उसका ऐसा यूनिट हम बोलते हैं किलोग्राम। दूसरा उन्होंने बोला लेंथ, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट माना मीटर्स। तीसरा उन्होंने बोला टाइम, टाइम का माना सेकंड्स। चौथा उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट माना करंट, एम, इसको तो मास को एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से, टाइम को टी से। करंट इज डिनोटेड बाय, इसका स्टैंडर्ड यूनिट माना गया एम्पियर। पांचवा टेम्परेचर डिनोटेड बाय टी, इसका स्टैंडर्ड यूनिट माना गया केल्विन। छठवा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका स्टैंडर्ड यूनिट माना गया, और सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका स्टैंडर्ड यूनिट माना गया कैंडेला। तो ये 7 हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की, जिसको हमको आउटराइट याद करना है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास का यूनिट केजी, लेंथ का मीटर्स, टाइम का सेकेंड्स, करंट का एम्पियर्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन। ये 7 क्वांटिटीज और उसके 7 यूनिट्स हमको क्या करने हैं, याद करने हैं। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए एक इंटरेस्टिंग सी चीज बता रहा हूँ, आप लोगों ने अगर किसी ने नोटिस किया होगा, यहाँ पे यूनिट्स के सिंबल जो है, एम्पियर को ए को कैपिटल में लिखा, बट मीटर को एम को स्मॉल में लिखा। कोई चीज, ये मोल का एम स्मॉल है, यहाँ पे ये एस स्मॉल है, ये कैपिटल है। तो कोई चीज कब स्मॉल में लिखते हैं, कब कैपिटल में लिखते हैं, ये भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। दिस इज समथिंग आई विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी हमारी। इसके साथ साथ वी हैव 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जिसमें पहला आ गया प्लेन एंगल, जिसका यूनिट इज रेडियंस। सर, हाँ, ये सब हमें लर्न करने क्या? यस, याद करना है। ओके सर। दूसरा आ गया सॉलिड एंगल, जिसका ऐसा यूनिट इज रेडियंस। तो वी हैव प्लेन एंगल इन रेडियंस और सॉलिड एंगल इन स्टेरेडियंस। क्लियर है? यस सर। अब अपन नोट करेंगे लाइन से।
सर ये नोट कर लेना है। हाँ, अब नोट कर लीजिए, इतना ही नोट कीजिए इसमें, इसके आगे की चीज कहाँ की नहीं है उतनी। ये मेजरमेंट की डेफिनेशन जो फर्स्ट लाइन मैंने येलो में मार्क की, अपना नोट कर लीजिए। So we have to write this. बेटा नोट कर लीजिए का मतलब ही वही होता है ना, दैट यू हैव टू राइट दिस। सर मेरा वो पहला पेज लिखना नहीं हुआ। सर मेरा भी। फटाफट लिखिए, बाकी लोगों को हो भी गया है, करिए फटाफट। Yes, sir. सर इसमें से क्या लिखना? इसमें स्टार्टिंग में लिखिए ना, दोनों डेफिनेशन लिखनी है। ये भी नोट कीजिए, ये भी नोट कीजिए। So the two definitions only we have to write. Yes, you have to write both the definitions. That's it on this page. इन्हें जो भी दिखा रहा हूँ उसमें दोनों definitions लिखनी